नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, 27 मई 2020 का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत रोचक दिन होने वाला है। यह दिन खत्म होने के बाद श्रीमान उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के ऊपर बने नहीं रह सकते। संविधान के अनुसार 27 मई को रात 12 बजे के बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। आखिर क्या है ये संवैधानिक संकट जो इस समय उद्धव ठाकरे की कुर्सी के ऊपर मंडरा रहा है, और इस संकट से बचने के लिए, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इस समय उद्धव ठाकरे के सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या रास्ते हैं, और इन रास्तों में आगे चल के उद्धव ठाकरे के सामने क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लीगल स्टैंड पॉइंट से उनके इन रास्तों में क्या क्या अड़चन आ सकती हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, 5 महीने पहले जब एनसीपी का समर्थन लेकर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जब एनसीपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तो हमने देखा कि हमारे देश का वो लिबरल वर्ग जो अपनी पूरी जिंदगी शिवसेना को कोसता आया था, शिवसेना की आलोचना करता आया था, एकदम से शिवसेना के गुणगान करने लगा। जिन लिबरल्स के लिए शिवसेना मोस्ट हेटेड पार्टी होती थी, उन्हीं लिबरल्स के लिए रातों रात अचानक शिवसेना मोस्ट फेवरेट पार्टी बन गई। और आखिर ऐसा होता भी क्यों ना? उद्धव ठाकरे अपने पिता हिंदू हृदय सम्राट महान बाला साहब ठाकरे के आदर्शों की बलि चढ़ाकर, उनकी विचारधारा का सौदा करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो बैठे थे, अपने पिता के आदर्शों का सौदा करके उद्धव ठाकरे ने अपनी दशकों पुरानी इच्छा को पूरा तो कर लिया, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनते ही उनके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ समय बाद ही पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गई और भारत भी इससे नहीं बच सका। जहां भारत का कोई भी राज्य इस महामारी से अछूता नहीं रह सका, वहीं सबसे बुरा हाल था और है महाराष्ट्र राज्य का। लेकिन फिर भी हमारे लिबरल्स ने, बॉलीवुड के पास इंटेलेक्चुअल्स ने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसा इंप्रेशन देने का प्रयास किया कि उद्धव ठाकरे तो इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में दुनिया के सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो रहे हैं। उनकी सरकार और प्रशासन इस महामारी से निपटने के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं जितना अच्छा काम दुनिया की कोई भी सरकार या प्रशासन नहीं कर सकते। लेकिन आंकड़े इस नैरेटिव को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में इस बीमारी के जितने भी केसेस हैं, उसके 20% से ज्यादा तो अकेले महाराष्ट्र में ही है। यानी कि इस समय देश में टोटल नंबर ऑफ केसेस के 5वें हिस्से से ज्यादा महाराष्ट्र की झोली में है। लेकिन फिर भी हमारे लिबरल्स के अनुसार उद्धव ठाकरे दुनिया के बेस्ट मुख्यमंत्री बने रहे। जहां एक तरफ इस महामारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रशासनिक अकुशलता को एक्सपोज करने का, उसे पूरी तरह उजागर करने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी एक बहुत ही बड़े संवैधानिक संकट में डाल दिया है। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 164 के पैरा 4 के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो मंत्री पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, यानी कि मंत्री बनते समय उसने चुनाव नहीं जीत रखा है, वो 6 महीने बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। दूसरी भाषा में उसके पास 6 महीने का समय होता है चुनाव जीतकर सदन में आने के लिए, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 2 सदन है, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते समय इन दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे। उनके पास चुनाव जीतकर इन दोनों में से किसी भी एक सदन में आने के लिए 6 महीने का समय है, जो संविधान के अनुसार 27 मई को रात 12 बजे खत्म होने वाला है। वैसे तो ऐसी परिस्थितियों में आमतौर पर हमारा चुनाव आयोग इस प्रकार के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के लिए स्पेशल चुनाव करवा देता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां सामान्य नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा असाधारण परिस्थितियां हैं। इस बार इस महामारी के चलते पूरे देश में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उस लॉकडाउन के कारण चुनाव आयोग 27 मई 2020 से पहले महाराष्ट्र की किसी भी सीट पर चुनाव नहीं करवा सकता। अब ऐसे में जब महाराष्ट्र तो क्या, देश के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तब उद्धव ठाकरे के पास अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए क्या रास्ते शेष रह जाते हैं? इन परिस्थितियों में उद्धव ठाकरे के सामने केवल 2 ही रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता है गवर्नर द्वारा नॉमिनेशन का। संविधान के आर्टिकल 171 के अनुसार राज्यों के गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर होती है। इस पावर का इस्तेमाल करके गवर्नर किसी भी व्यक्ति को सदन के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, सदन का मेंबर बना सकते हैं।
आर्टिकल 171 के पैरा 5 के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लिटरेचर, आर्ट, साइंस या फिर समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में स्पेशल नॉलेज या फिर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, इस प्रकार के व्यक्ति को गवर्नर सदन के लिए नॉमिनेट कर सकता है, सदन का मेंबर नियुक्त कर सकता है। अब बात जहां तक उद्धव ठाकरे जी की है तो उनके पास लिटरेचर, आर्ट और साइंस के क्षेत्रों में तो ना ही कोई स्पेशल नॉलेज है और ना ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लेकिन उनको समाज सेवा के क्षेत्र में एलिजिबल माना जा सकता है। समाज सेवा के क्षेत्र में योग्य मानते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर उन्हें विधानसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, विधानसभा का सदस्य बना सकते हैं। और यदि महाराष्ट्र के गवर्नर ऐसा करते हैं तो उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी बच सकती है। और ऐसा करने के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा के कई मेंबर्स 2 बार उद्धव ठाकरे का नॉमिनेशन गवर्नर के पास भेज चुके हैं। यानी कि ये लोग 2 बार गवर्नर साहब से आग्रह कर चुके हैं कि वो उद्धव ठाकरे को विधानसभा का मेंबर नियुक्त कर दे, लेकिन महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इसके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। और एक गवर्नर के पास इस प्रकार के मामलों में निर्णय लेने के लिए कितने दिन का समय होता है, इसके ऊपर भी देश का संविधान गवर्नर को मजबूर नहीं करता, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कंडीशन इंपोज नहीं करता। और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत गवर्नर कोश्यारी के ऊपर सवाल उठा चुके हैं। वो गवर्नर साहब के ऊपर निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि आखिर कौन गवर्नर साहब को यह निर्णय लेने से रोक रहा है। जहां एक तरफ संजय राउत गवर्नर के ऊपर निशाना साध रहे हैं, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नर कोश्यारी को यह निर्णय नहीं लेने दे रही, वहीं दूसरी तरफ खुद उद्धव ठाकरे मोदी को फोन करके उनसे मदद मांग रहे हैं, इस मामले में उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि संजय राउत और शिवसेना को यह गवर्नर द्वारा नॉमिनेशन का रास्ता जितना आसान लग रहा है, क्या वास्तव में यह रास्ता उद्धव ठाकरे के लिए उतना ही आसान, उतना ही स्मूथ होने वाला है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। यदि मान लीजिए कि महाराष्ट्र के गवर्नर उद्धव ठाकरे को विधानसभा में नॉमिनेट कर भी देते हैं और इस वजह से उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी बच भी जाती है, तब भी गवर्नर के इस फैसले को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसके लिए आधार बनाया जा सकता है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि संसदीय प्रजातंत्र की मूलभूत भावना को। दोस्तों, संविधान के अनुसार हमारी प्रजातांत्रिक संरचना की नींव इस बात के ऊपर आधारित है कि वो ही व्यक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बने जिसमें लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है, जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है, जिसको लोगों का वोट मिला है, मत मिला है, मैंडेट मिला है। इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़के सदन में नहीं आया है, जिसको नॉमिनेशन द्वारा सदन का मेंबर बनाया गया है, यदि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहता है तो उसका ऐसा करना संविधान की मूलभूत भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इस विचार से अपनी सहमति जताती है, इसके ऊपर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाती है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुकी है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो लोगों का मत लेकर सदन में नहीं आया है, ऐसे व्यक्ति का लंबे समय तक किसी भी मंत्री पद पर बने रहना पूरी तरह असंवैधानिक है। अब दूसरे सिनेरियो का, उद्धव ठाकरे की दूसरी ऑप्शन का विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए कि इस डर से कि उनके फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, महाराष्ट्र के गवर्नर उद्धव ठाकरे को सदन के लिए नॉमिनेट नहीं करते या फिर किन्हीं दूसरे कारणों या दबावों के चलते वो उद्धव ठाकरे को विधानसभा का मेंबर नियुक्त नहीं करते हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास क्या रास्ता रह जाता है? ये रास्ता है अपना कान घुमाकर पकड़ने का। यदि गवर्नर कोश्यारी उद्धव ठाकरे को विधानसभा का मेंबर नियुक्त नहीं करते हैं तो अपनी समय सीमा पूरी हो जाने पर यानी कि 27 मई 2020 का दिन पूरा हो जाने पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं और 28 मई 2020 के दिन एक बार फिर से नई शपथ ले सकते हैं और फिर से अगले 6 महीनों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और यदि चाहें तो वो इस साइकिल को बार बार चला भी सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की समस्या यह होने वाली है कि ऐसा करने को भी हमारी सुप्रीम कोर्ट पहले ही पूरी तरह असंवैधानिक बता चुकी है। 1995 में कांग्रेस के नेता तेज प्रकाश सिंह ने पंजाब में कुछ ऐसा ही किया था। 1995 में जब तेज प्रकाश सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय वो सदन का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने चुनाव नहीं जीता हुआ था और अपने 6 महीने पूरे होने पर भी वो सदन के मेंबर नहीं बन पाए थे। इसलिए 6 महीने पूरे होते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर फिर से नई ताजी शपथ ले ली थी, लेकिन उनके ऐसा करने को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी और कोर्ट ने उनके विरुद्ध फैसला सुनाया था।
तेज प्रकाश सिंह के इन एक्शंस को इम्प्रॉपर और इनवैलिड बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना चुनाव लड़े, बिना सदन का मेंबर बने, बार बार 6 महीनों के लिए मंत्री पद पर बना रहता है तो वो ऐसा करके संविधान की अवमानना करने का काम करता है। तो ऐसे में जब देश में चुनाव नहीं करवाए जा सकते, उद्धव ठाकरे के पास अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता गवर्नर द्वारा नॉमिनेशन का और दूसरा रास्ता इस्तीफा देकर फिर से नई शपथ लेने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये दोनों ही रास्ते असंवैधानिक हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिर क्या करेंगे। यदि वर्तमान की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि 27 मई 2020 तक भी महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति ऐसे ही बनी रही, यदि स्टेटस क्वो ऐसे ही बना रहा, तो 27 मई के बाद वो मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। इसीलिए कम से कम इस समय मेरे अनुसार तो इस मुद्दे पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और महाराष्ट्र के गवर्नर को उद्धव ठाकरे को विधानसभा के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए। और जब तक परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाती, सामान्य नहीं हो जाती, किसी को भी गवर्नर के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा राज्य है जहां करोड़ों लोग निवास करते हैं और यदि इस समय इन परिस्थितियों के दौरान महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता आई तो इसकी भारी कीमत वहां के आम लोगों को ही चुकानी पड़ेगी, नेताओं को नहीं। आपका क्या मानना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर को उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट करना चाहिए या फिर नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।